हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या समझे? जब तक आपके जीवन में किसी तरह का संघर्ष ना हो, फिर आप महान नहीं होंगे। इसके लिए कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात, एक नया मूर्तिकार जो अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा ही था, उसे मूर्ति बनाने का बड़ा शौक। एक दिन क्या होता है, एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा है और उस रास्ते में एक उसे बहुत बड़ा पत्थर दिखाई पड़ता है। वो सोचता है कि चलो इसकी मूर्ति हम बना डालते हैं, बहुत सुंदर पत्थर है, मूर्तियां भी बड़ी सुंदर होगी। वो क्या करता है, अपने थैले से छेनी हथौड़ी निकालता है और उस पर वार करना शुरू करता है। जैसे पहला वार करता है, पत्थर से एक आवाज आती है। उसे आश्चर्य होता है। वो कहता है, पत्थर कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है भाई। वो रुक जाता है। फिर दूसरा बार पत्थर पर वार करता है, फिर पत्थर से आवाज आती है, अरे भाई मुझे दर्द हो रही है। वो 2-3 बार ऐसे लगातार करता है। जब पत्थर बार बार चिल्लाता है, वो छोड़ देता है और वह आगे बढ़ जाता है। आगे फिर जाता है, फिर एक वैसा ही पत्थर उसे फिर दिखाई पड़ता है और वो पत्थर को क्या करता है, सोचता है कि चलो इसकी मूर्ति बना डालते हैं, ये बहुत सुंदर पत्थर है। वो उस पत्थर पर भी वार करता है। उस पत्थर को भी दर्द होती है, चोट उसको भी लगता है, लेकिन वह दर्द को बतलाता नहीं है, उसे महसूस नहीं होने देता है और दर्द को छिपाते चला जा रहा है। और मूर्तिकार तेजी से उस पत्थर को ना मूर्ति बना डालता है, बिल्कुल एक सुंदर सी मूर्ति बना करके फिर वो आगे चला जाता है। आगे जाता है, वो जिस गांव में गया है उस गांव में एक नया मंदिर बना था और वहां के लोगों की एक सुंदर मूर्ति की तलाश थी। जब उसे मालूम होता है कि यहाँ के मंदिर में मूर्ति की जरूरत है, तो गांव वालों से कहता है कि हम एक मूर्तिकार हैं और हमने अभी एक इस पास के जंगल से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक पत्थर का हमने सुंदर सी मूर्ति बनाई है। तुम लोग कुछ लोग जाओ और वहां से मूर्तियां ले आओ। कुछ लोग जाते हैं, देखते हैं बहुत सुंदर सी मूर्ति बनी हुई है। उस मूर्ति को उठा करके लाते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं। उन्हीं में से कुछ सज्जन में से एक कहता है कि भाई हम लोग पत्थर मूर्तियां ले आए, लेकिन एक ऐसे पत्थर की जरूरत है जो भगवान के पास में रहे और वहां पर उसको नारियल फोड़ने में उसका उपयोग हो। कुछ लोग सोचे भाई अब पत्थर कहाँ से लाएं? वही मूर्तिकार फिर से कहता है कि हमने पीछे जहां से तुम मूर्ति लाए हो ना, उसके पीछे एक पत्थर हमने छोड़ दिया है, वहां पर पत्थर ले आओ। वह जाता है और उस पत्थर को भी ले आता है और भगवान जी के बगल में उस मूर्ति को नीचे रख देता है। अब गांव के जितने भी लोग आते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब कुछ तिलक लगाते हैं और अंत में उस पत्थर पर नारियल भी फोड़ते हैं, बगल वाले पत्थर पर। एक दिन की बात है, समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, रात का समय था। रात में पत्थर और मूर्ति दोनों बातचीत करते हैं। पत्थर कहता है मूर्ति से कि तुम्हारा कैसा भाग्य है कि तुम्हें लोग पूजा करते हैं, तुम्हें तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, फूल की माला चढ़ाते हैं और सब हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने प्रार्थना करते हैं। और हमारा भाग्य देखो कि हम पर पत्थर फोड़ते हैं, दर्द होता है। तब मूर्ति कहता है कि देखो, उस दिन अगर तुम मूर्तिकार की वार को सह लिए होते तो शायद आज हमारी जगह तुम होते। तुमने उस दिन संघर्ष नहीं सहा, दर्द नहीं सहा, आज तुम नीचे और हम ऊपर में हैं। अर्थात आपने क्या सीखा कि आपके जीवन में कभी संघर्ष का मौका मिले ना, समझ जाना कि वह कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए हो रहा है। ठीक है, बस संघर्ष को सहो, संघर्ष सहोगे, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं क्लास 12th का हिस्ट्री लेसन 12। इसका पिछला हमने कई पार्ट बना करके हमने पाठ का विवरण दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए हमारे चैनल पर और उस वीडियो को देखिए, तब जाकर के आपको पाठ समझ में आएगी, तब फिर हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जितने अति लघुतरीय प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या कहता है, सुनना। 18वीं शताब्दी
कि नगरों में क्या क्या परिवर्तन हुए। यानी 18वीं शताब्दी जब आई तो भारत में औपनिवेशिक शहरों में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो हमने पढ़ा था कि देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत थी। उस समय कुछ नए शहर आए थे, जिनमें था दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद। ये सब नए शहर उभरे। लेकिन जब 18वीं शताब्दी आई तो इन सारे शहरों का महत्व क्या होने लगा, कम होने लगा, और नए शहर विकास में आए, जिनमें आया कोलकाता, मुंबई और मद्रास। पहली बात। और इन शहरों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हुई। तो शहर में सुविधा हुई बस का, यानी यातायात के लिए बस, ट्राम, रेल, ठीक है, ये सब सुविधाएं उपलब्ध हुई। तो रेल आया, ट्राम आया, बस आया, यातायात नहीं, और साथ ही साथ नए शहरों का विकास हुआ। तो लिखेंगे 18वीं शताब्दी में नगरों में जो पौराणिक शहर थे उनका महत्व क्या होने लगा, कम होने लगा, और नए शहर का उदय हुआ। इन सारे शहरों में क्या क्या उपलब्ध हुई। तो रेल, बस, ट्राम इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हुई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। मद्रास, बंबई और कलकत्ता में अंग्रेज कब बसे। बंबई उसके अधिकार में कैसे आया, यानी कि अंग्रेज इन सारे शहर में कब आए, कैसे आए। तो याद रखेंगे 1639 में मद्रास में, 1639 में मद्रास में, 1661 में मुंबई में, और 1690 में कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपना पैर जमाया। कब कब। तो मद्रास में 1639, 1661 मुंबई, और 1690 में कोलकाता में। अब कह रहा है कि बंबई यानी मुंबई जो है वो अंग्रेजों के अधिकार में कैसे आया। तो हमने बताया था कि मुंबई सबसे पहले पुर्तगाल वालों के हाथ में था। यानी पुर्तगाल ने जो गुजरात के शासक थे उससे लड़ाई करके, छीन करके मुंबई पर अपना अधिकार जमाया। लेकिन जब 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में जो हमारे अंग्रेज थे, यानी इंग्लैंड के राजा, पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी कर लिया। इंग्लैंड के राजा पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी किया, तो दहेज के रूप में उसे मिला था मुंबई। किसको, राजा को। राजा का नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिला मुंबई। तो मुंबई ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय है, ये मुंबई किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। तो इस तरह से मुंबई पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जनगणना कब शुरू हुई। प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनगणना का काम जो है सबसे पहले कब शुरू हुआ। तो याद रखेंगे भारत में जनगणना करने का काम सबसे पहले शुरू हुआ था 1872 में। भारत में पूछेगा आपसे कि भारत में जनगणना करने का काम कब शुरू हुआ, 1872। लेकिन उस समय कुछ कठिनाइयां थी। इन सारी कठिनाइयों को पूरा करने में काफी समय लग गया और जनगणना को काम काफी समय लगा। लेकिन आधिकारिक रूप से 1881 ईस्वी में इसे फिर से शुरू किया गया। उस समय 1872 में शुरू हुआ, लेकिन उसमें ज्यादा समय लगा, अच्छा से पूरा जनगणना नहीं हो पाया। लेकिन ठीक उसके बाद 1881 में जनगणना करने का काम शुरू हुआ। ठीक है। और उसके बाद हर साल क्या, हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है। अगर आपसे कभी पूछे कि ऑब्जेक्टिव में कितने वर्षों में जनगणना शुरू होती है, तो अपने यहाँ 10 वर्षों में एक बार जनगणना शुरू होती है। ठीक, क्लियर। और कब शुरू हुई थी आधिकारिक रूप से, तो 1881। आधिकारिक रूप से कब, 1881। ये जो है ये मौखिक है, लेकिन ये आधिकारिक रूप से कब हुआ है, 1881। ठीक है। चलिए आगे। कस्बा और गंज में क्या अंतर है। आपसे कोई पूछे कि कस्बा और गंज में क्या अंतर है, तो हमने कल समझाया था आपको पिछले दिन चैप्टर में कि इस गांव का एक बस्ती समझिए, गांव, और जहां पर ज्यादा लोग निवास करते हैं, ज्यादा आदमी निवास करते हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग कस्बा। ज्यादा आदमी रहेगा तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, कस्बा। लेकिन जहां ज्यादा आदमी रहे और उस जगह पर कुछ दुकानें हो, व्यापार हो, तो वैसी स्थिति में वह जगह क्या कहलाता है, गंज कहलाता है। ठीक, माने गांव का ही जगह ज्यादा आबादी रहेगा, घनी आबादी रहेगा, तो क्या कहलाएगा वो, कस्बा। और वहीं पर जब दुकानें होगी, व्यापार होगा, ज्यादा लोग किसमें निर्भर करेंगे, उद्योग पर, व्यापार पर, तो उसको कहते हैं हम लोग गंज। ठीक है। ग्रामीण इलाके, छोटे नगर जहां आबादी अधिक होती है,
उसे कस्बा कहा जाता है। और जहां छोटे कस्बे में बाजार होता है उसे गंज कहते हैं। बाजार रहेगा तो गंज, और कस्बा आबादी ज्यादा रहेगा तो कस्बा। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने अपने आधार कहां कहां स्थापित किए? यानी भारत में कई यूरोपीय कंपनी आई थी, जिनमें सबसे पहले आया था पुर्तगाल वाला, फिर बाद में आया डच वाला, फिर बाद में आए फ्रांस वाले, और सबसे बाद आए इंग्लैंड। लेकिन यहां हुआ क्या कि इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियों में प्रतिद्वंदा हुई, इनमें इंग्लैंड जीत गया, बाकी यूरोपीय कंपनी सब जो है क्या हो गई, हार गई। लेकिन इंग्लैंड भारत के अधिकांश भागों पर अधिकार किए हुए था, लेकिन इन सारे कंपनियों ने भी भारत के कुछ कुछ हिस्सों पर अधिकार किया, और कब कहां किया उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले 1510 में पुर्तगाल ने पणजी नामक स्थान पर अधिकार किया। मुंबई पर उसने ही अधिकार किया था, लेकिन पणजी पर किसने अधिकार किया? 1510 में सबसे पहले पुर्तगाल। इसके बाद 1605 में डच ने मछलीपट्टम नामक स्थान पर अधिकार किया। 1639 में अंग्रेज ने मद्रास पर सबसे पहले अधिकार किया, और 1673 में फ्रांस ने पांडिचेरी पर। 1673 में किसने? फ्रांस ने पांडिचेरी पर। यानी इस तरह से सभी यूरोपीय कंपनी अपना अपना अधिकार क्या कर लिया, फैला लिया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइट और ब्लैक टाउन में क्या अंतर है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में क्या अंतर है, तो हमने पढ़ा था, इसके बारे में बताया भी था आपको। व्हाइट टाउन का मतलब हुआ वैसी जगह, व्हाइट टाउन का मतलब वैसी जगह जहां पर अंग्रेज रहते हो, वो जगह बहुत बड़ा होता था, उसमें साफ सफाई होती थी, बिल्कुल साफ साफ, तो उसको कहते थे हम लोग व्हाइट टाउन। और जहां भारतीय रहते थे वह छोटा सा जगह होता था, उसमें यहां तक कि समझिए कि नाली भी गंदा रहता था, घर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, खिड़कियां नहीं होती थी, ऐसे घर को कहा गया ब्लैक टाउन। ठीक है, तो व्हाइट टाउन का मतलब जहां अंग्रेज रहते थे, साफ सफाई, बिल्कुल खाली खाली जगह रहता था, तो उसको कहते हैं हम लोग व्हाइट टाउन। और जहां पर भारतीय रहते थे, गंदा जगह होता था, छोटा जगह होता था, उसको कहते थे हम लोग ब्लैक टाउन। तो व्हाइट टाउन ब्लैक टाउन समझ गए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन है 1853 में रेल के आगमन होने के बाद आर्थिक गतिविधि के केंद्र परंपरागत शहर से दूर क्यों जाने लगा? देखिए, पहले तो हमारे कुछ परंपरागत शहर थे, जिनमें दिल्ली था, आगरा था, इलाहाबाद था, फतेहपुर सिकरी थी, बहुत सारे परंपरागत शहर थे। लेकिन जब रेल का विकास हुआ तो इन सारे शहरों से वो दूर होने लगा। ऐसा क्यों? देखिए, हुआ क्या कि सबसे पहले 1853, याद रखेंगे 1853, उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था, उन्होंने भारत में सबसे पहले रेल चलाई, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। ठीक है, कब? 1853, और मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, समय था 13 अप्रैल। ठीक है, चलिए आई किताब की। तो 1853 में जब रेल चला तो उसने क्या किया, जहां कच्चा माल था, जहां कच्चा माल था, इन सारे जगहों को उसने रेल से जोड़ा। उन्हें पौराणिक शहरों से मतलब नहीं था, जहां कच्चा माल उपलब्ध था, इसको किससे जोड़ा? पहले रेल से जोड़ा। और जो नए व्यापारिक शहर थे उसको जोड़ा। कहां से? तो कच्चा माल जहां उपलब्ध हो उसको, और व्यापारिक शहर था उसको। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए हमारे बिहार में कच्चा माल था, तो बिहार से कलकत्ता को जोड़ दिया कच्चा माल के लिए। ठीक है, फिर मुंबई से, गुजरात से मुंबई को जोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि कच्चा माल आसानी से वह शहर पहुंचने लगा। नहीं तो इस तरह से जो पौराणिक शहर थे वो हमारी गतिविधि से क्या होने लगा, अलग होने लगा। समझ रहे ना? रेल के आगमन से उस समय जो रेल बिछाई गई, कहां बिछाई गई? जहां कच्चा माल था वो, और जो व्यापारिक शहर था वो, दोनों को कनेक्ट किया गया। उन्हें पौराणिक शहरों से मतलब नहीं था, जहां कच्चा माल उपलब्ध था उससे। तो उस समय पौराणिक शहर से हम लोग क्या होने लगे थे, उस समय दूर होने लगे। बाद में हम लोग इन सारे शहरों को जोड़ना शुरू किया, लेकिन पहले ये ऐसे हुआ था, कच्चा माल से लेकर व्यापारिक शहर। चलते हैं आगे, नंबर 8, जनगणना के 2 दोष बताइए।
माने जनगणना जब की जा रही थी तो उस समय क्या क्या कठिनाई हुई। हमने बताया था कि जनगणना होती थी ना, तो सबसे बड़ी कठिनाइयां क्या होती थी कि लोग सही सही जानकारी नहीं देते थे। उस समय लोगों को भय लगा हुआ था कि जनगणना करने के बाद लगता है अंग्रेज ना फिर कोई नियम लगाएगा, कोनो टैक्स वैक्स लगाएगा, इसलिए सही सही लोगों की जानकारी वो नहीं देते थे। जनगणना से एक हानि ये होती थी। दूसरा क्या था कि उस समय हमारे जो समाज थे वह कई प्रकार के सामाजिक नियमों से बना हुआ था, और समाज कई वर्ग में बटा होने के कारण भी सही सही जानकारी नहीं मिल पाता था। हमारा समाज कई क्या था, वर्गों में बटा था, इसलिए हमें सही सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो आपने क्या समझा, जनगणना के दो दोष थे। पहला, सही सही जानकारी नहीं मिलती थी, और समाज कई वर्गों में बटा था, इसलिए जो जाते थे पर्यवेक्षक जांचने वाले लोग, उनको उसके बारे में सही समझ ही नहीं आता था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सुनना। मद्रास के नए ब्लैक टाउन की विशेषता। देखिए, मद्रास में एक व्हाइट टाउन भी बनाया गया था, एक व्हाइट टाउन, बहुत बड़ा जगह होता था, और इन सारे जगहों में बहुत साफ सफाई की व्यवस्था, बहुत अच्छी सी मतलब मकान, सब कुछ था। लेकिन वहां बगल में एक ब्लैक टाउन भी था। अब इसकी क्या विशेषता, तो ब्लैक टाउन वही परंपरागत शहर की तरह था, जैसे पुराना शहर